स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा विषय है ऋतुराज जी के द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता है कन्यादान। कन्यादान कविता ये हमारा आज का विषय रहेगा। सर्वप्रथम हम ऋतुराज जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद ये सेवानिवृत्त हो गए और अब ये जयपुर में काम करते हैं। इन्होंने 8 कविता संग्रह प्रकाशित किए, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद ये प्रमुख है। इन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार ये सभी पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, इन्हें सम्मानित किया गया। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। ये इनकी रचनाओं में मुख्य विशेषता रही है। कौन सी? शोषण और विडंबनाएं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जो ये कन्यादान कविता है, इस कन्यादान कविता का संदेश क्या है? समाज को कवि क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, ये जानने की कोशिश करना। कवि कन्यादान कविता में नारी जागृति से के विषय में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? नारी के संदर्भ में। कवि ने इस कविता में नारी के संदर्भ में बताया है। कवि नारी को कवि ने बताया कि जो नारी है वो जंजीरों में जकड़े रहती है, वो बेड़ियों में जकड़े रहती है, उन्हीं में अपना जीवन व्यतीत कर देती है। कवि ने बताया कि नारी को अपनी बेड़ियों को समझने की प्रेरणा कवि देता है कि जो नारी है वो बेड़ियों में क्यों जकड़ी रहती है, उनसे उन्हें किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से नारी को प्रेरणा देने की कोशिश करता है ताकि वो आजीवन उन बेड़ियों में न जकड़ी रहे, उन्हीं में अपना जीवन न व्यतीत करे, उनसे मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। कवि ने बताया है इस कविता के माध्यम से कि जो नारी का सौंदर्य है, जो नारी की प्रशंसा है, जो उसके वस्त्र हैं, जो उसके गहने हैं, ये सभी के सभी एक नारी को गुलाम बनाकर रखते हैं। कौन कौन से? नारी का सौंदर्य, उसकी तारीफ करना, उसके सुंदर वस्त्र, उसके सुंदर गहने आदि, उसे गुलाम रखने के नए नए ढंग तरीके होते हैं। नारी इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कौन खो बैठती है अपना व्यक्तित्व? नारी। इन जालों में फंसकर, अपने सौंदर्य के जाल में फंसकर, अपनी तारीफ के जाल में फंसकर, अपने वस्त्रों के जाल में फंसकर और सुंदर सुंदर जो गहने हैं, आभूषण है, इनके जाल में फंसकर वो अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। और कभी कभी तो कवि ने बताया है कि कभी कभी वह पुरुषों के द्वारा नारी को जला भी दिया जाता है। और आज के दौर में तो ये जो चीजें हैं ये अधिकतर देखने को मिलती है। आप अपने आस पड़ोस में, समाज में, देश विदेश में दिन प्रतिदिन टेलीविजन पर, रेडियो पर, मोबाइल फोन पर, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते भी हो, देखते भी हो कि आज उस जगह नारी ने आत्महत्या कर ली, आज उस जगह पुरुष ने नारी पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी, उसे जला दिया।
ये चीजें हम प्रतिदिन पढ़ते भी है, इनके बारे में सुनते भी है। तो इन्हीं बातों को कवि ने इस कविता के माध्यम से उजागर किया। कवि ने बताया कि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए। कवि ने बताया है कि नारी की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को नारी को दूर करके क्या हो जाना चाहिए, अपने कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति वो एक्टिव हो जानी चाहिए, सचेत रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसे अपनी कोमलता और सरलता के प्रति भी क्या हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, इसको, नारी को। और जब इस तरह से नारी इन सभी के प्रति सजग हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, एक ताकतवर बन जाएगी और अपना जो जीवन है वो आसानी से क्या कर सकती है, व्यतीत कर सकती है। उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, उसे हर जगह मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कविता है, इस कविता में जो माँ है, माँ अपनी बेटी का विवाह करते समय जो उसे कन्यादान, बेटी का जो कन्यादान किया जाता है, उस कन्यादान के संदर्भ में बताया गया है कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय किस प्रकार से दुखी होती है। ये जो बातें हैं ये हम इस कविता में पढ़ेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस कविता को। कन्यादान। कन्यादान का अर्थ क्या होता है, कन्या का दान, कन्या को जो दान किया जाता है वो कन्यादान। अब देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख, करुण रस है पहली पंक्ति में। कौन सा दुख, दुख शब्द आ गया ना, तो दुख किसका स्थायी भाव है, करुण का, तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी जो शब्द है वो देशज शब्द है। इससे ये पता चलता है कि कवि ने अपनी बात शैली में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है और इस प्रकार से कवि की जो बात शैली है वो सहज, सरल और सुबोधगम्य है, परवाह नहीं। तो आगे जानिए, अभी इतनी बोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आप सर्वप्रथम जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। प्रामाणिक क्या होता है, प्रामाणिक होता है सच्चा, रियल, वास्तविक, हकीकत में जो देखा, यथार्थ। सयानी, सयानी का क्या अर्थ है, पेन पेंसिल साथ में रखना, लिखते जाना कॉपी में या किताब में जैसे भी है। सयानी का अर्थ होता है समझदार। आभास होना, ये मुहावरा है, आभास होना यानी कि महसूस होना। बांचना, बांचना जो शब्द है ये भी क्या है, देशज शब्द है। बांचना का भी अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अधिकतर गांव में, ग्रामीण लैंग्वेज में आता है ये बांचना शब्द। कई बार किसी के हाथ में पेपर नहीं होता, न्यूज़पेपर होता है, तो एक आध बोलता नहीं है भाई न्यूज़पेपर बांच दिया के, ऐसे बोलते हैं, न्यूज़पेपर बांच दिया क्या। ठीक है, तो बांचना का अर्थ होता है पढ़ना। पाठिका, पाठिका क्या होती है, पाठिका का अर्थ क्या होता है, पढ़ने वाले। धुंधले, धुंधले से अभिप्राय होता है जो ठीक से दिखाई न दे, यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट होना। लयबद्ध, बद्ध का अर्थ होता है बांधना और लय, लय में, यानी कि लय से बंधा होना, लय में बंधा होना। ये कठिन शब्दों का अर्थ है। अब
इन पंक्तियों की व्याख्या जान लीजिए, इनका भावार्थ जानने की कोशिश करें। शुरू करते हैं पहले पंक्ति से। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कि कवि ने बताया कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का जो दुख है वो वास्तव में ही देखने लायक था। जो कवि बताते हैं कि जो लड़की की मां है, वो लड़की की मां जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस समय कन्यादान करते समय उस मां को दुख होता है, बड़ा दुख होता है। उसका जो दुख है वो बहुत होता है, विस्तृत दुख होता है उसका। वो बहुत ऐसे वो किसी को अपने दुख को किसी के साथ बांट भी नहीं सकती। वो सिर्फ अपने दुख को बांट सकती है तो अपनी बेटी के साथ बांट सकती है। तो कहने का भावार्थ ये है इस पंक्ति का कि कवि ने बताया है कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का जो दुख है वो बहुत ही वास्तविक था और सच्चा था। हकीकत में ही उसकी मां का जो दुख था वो बहुत ही ज्यादा था। किसकी मां का दुख? कन्या की मां का दुख। किस समय? जिस समय वो अपनी बेटी का दान कर रही है, अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, उस समय उसकी मां को दुख है और जो देखने लायक है। तो आगे चलिए। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब कवि ने बताया है कि जो उसकी मां का दुख था ना, वो हकीकत में ही, सचमुच में ही उसकी मां बहुत दुखी थी। कब बहुत दुखी थी? जिस समय वो अपनी बेटी का दान कर रही थी, उस समय उसकी लड़की की मां बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? अब सवाल है, ये क्वेश्चन है कि उसकी मां क्यों दुखी थी। सवाल ये बन जाएगा कि लड़की का दान करते समय लड़की की मां क्यों दुखी थी। अब इस दूसरी और तीसरी पंक्ति में अर्थ जानने की कोशिश करें, उसका उत्तर जानने की कोशिश करें। क्योंकि जो उसकी लड़की है वही उसकी एकमात्र पूंजी होती है, वही उसकी एकमात्र दौलत होती है। उसी से वो अपने सुख दुखों को बांट सकती थी। कौन अपने सुख दुखों को बांट सकती थी? उसकी मां अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी के सुख दुखों को जान सकती थी और अपने सुख दुखों को किसको बता सकती थी? वो अपनी बेटी को बता सकती थी। इसीलिए वो जो लड़की है, वो लड़की अपनी मां के लिए एकमात्र पूंजी थी। और हकीकत में वर्तमान जीवन में भी एक जो बेटी होती है, एक बेटी अपनी मां के लिए एकमात्र पूंजी होती है, एकमात्र दौलत होती है। तो आगे जानिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यानी कि अविदा शब्द शक्ति का प्रयोग आ गया। अब कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया कवि ने? अविदा का। अविदा का अर्थ क्या होता है? 3 तरह की शब्द शक्ति होती है, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। अविदा, लक्षणा और व्यंजना। यानी कि कवि अपने शब्दों को 3 तरीकों से प्रकट कर सकता, व्यक्त कर सकता है। अविदा के रूप में, यानी कि सीधे शब्दों में किसी प्रकार से कोई घुमा फिरा के बात न कहना, घुमा फिरा के उस पंक्ति का अर्थ न बताना। दूसरा ये तो होता है अविदा। दूसरा लक्षणा। लक्षणा का अर्थ होता है लक्षण, यानी कि विद एग्जाम्पल। जब कोई अपनी बात को
विद एग्जाम्पल के जरिए से, यानी कि उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है कवि। तो उस समय लक्षण शक्ति का सहारा लिया जाता है। तीसरा व्यंजना, जिस समय न तो अभिधा से अर्थ निकले उस बात का, उन पंक्तियों का, और न ही लक्षणा से अर्थ निकले, उस समय व्यंजना शक्ति का सहारा लिया जाता है। तो इन पंक्तियों में कौन सी शक्ति होगी? अभिधा शक्ति होगी और करुण रस विद्यमान होगा। और मुक्त छंद का प्रयोग है। कौन से छंद का प्रयोग है? मुक्त छंद का। ये बातें लिखते जाना साथ के साथ में। अलंकार भी बताऊंगा मैं आपको। आगे अर्थ जान लीजिए। लड़की अभी सयानी नहीं, अभी इतनी बोली सरल। जो उस माँ की जो लड़की थी, उसकी जो बेटी थी, वो क्या थी? बोली और सरल थी, बोली बाली थी। उसे दुनिया के स्वार्थ के बारे में, दुनिया के व्यवहार के बारे में उसे कोई भी समझ नहीं कि ये जो दुनियादारी होती है ये क्या होती है, कैसी होती है। इस विषय में उस कन्या को, उस माँ की कन्या को कुछ भी पता नहीं था। यानी कि वो इस संसार से बिल्कुल ही अपरिचित थी। कौन थी अपरिचित? उसकी बेटी, यानी कि वो लड़की। कैसे अपरिचित थी वो आगे बताएंगे आप। कहने का तात्पर्य ये है इन पंक्तियों का कि उस कन्या को दुनिया के स्वार्थी व्यवहार के बारे में कोई भी समझ नहीं थी। उस कन्या को दुनिया के स्वार्थी व्यवहार के बारे में कोई भी समझ नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। आगे कवि ने बताया है कि उस लड़की को जब वो उसे ससुराल पक्ष की ओर, यानी कि वो जो लड़की है ना, उस लड़की को अपने ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और इस पुरुष प्रधान समाज के बारे में किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं था। उस लड़की को न तो अपने ससुराल पक्ष से वो क्या थी? परिचित थी। वो बिल्कुल ही अपरिचित थी कि मेरे ससुराल पक्ष के जो व्यक्ति है वो कैसे है, उनका व्यवहार कैसा है, वो स्वार्थ जीवन जीतते हैं या फिर समाज हित के लिए जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, उसके बारे में उसे मालूम नहीं था। और ये जो समाज है, भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। भारतीय जो समाज है वो कैसा माना जाता है? पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो इस तरह से वो जो लड़की है, वो लड़की न तो अपने ससुराल पक्ष से परिचित थी, उनकी सच्चाइयों से परिचित थी, और न ही इस पुरुष प्रधान समाज से वो परिचित थी। उसे कोई भी ज्ञान नहीं था और इस तरह से उसे विवाह के सुखों के कोई भी एहसास नहीं था कि ये विवाह होने के बाद कैसे सुख मिलते हैं, किस तरह से सुख दुखों की प्राप्ति होती है, ये भी उसे पता ही नहीं था। लेकिन क्या पता था, क्या मालूम था, वो भी जान लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उस लड़की को है ना, वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भी उसे ज्ञान नहीं था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि सुख दुख झंझट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और इस तरह से कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। और इस तरह से उन सुखों में जो दुख छिपे होते थे उनकी समझ उस लड़की को अभी तक नहीं थी। सुखों के अंदर जो दुख छिपे हुए होते हैं ना, उनकी उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं थी। उसे तो बस केवल
वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ही अगर थोड़ा बहुत एहसास था तो उसे थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन के बारे में ही एहसास था, लेकिन उसे सुख दुख क्या होते हैं ये अभी तक उसे पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि उसने अभी तक अपना जो जीवन है अपनी माँ के पास रहकर व्यतीत किया है, और अपनी माँ के पास रहकर उसने अपना जीवन सुखों में ही व्यतीत किया है। उसे आगे के सुख दुखों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसके समक्ष सुखों की एक अस्पष्ट कल्पना सी। और आगे देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। और इस तरह से वो जो लड़की थी, वो जो कन्या थी, वो तुकों और लय से बंधी जो काव्य पंक्तियां होती है उन्हें पढ़ना तो जानती थी, लेकिन उन पंक्तियों को, उन काव्य पंक्तियों को पढ़ तो सकती थी वो, लेकिन वो उन काव्य पंक्तियों का भावार्थ नहीं निकाल सकती थी। वो सिर्फ काव्य पंक्तियां पढ़ तो सकती थी, लेकिन वो उनका भावार्थ नहीं निकाल सकती कि इन पंक्तियों की व्याख्या क्या होगी, इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, उसको ये तो पता था कि जीवन में सुख दुख होते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुख वास्तव में कैसे प्राप्त होते हैं, सुख किन कारणों से प्राप्त होते हैं, कैसे मिलते हैं, और अगर जो दुख हैं, दुख क्या होते हैं। दुख और सुख, इन दो शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इनकी परिभाषा है, वो उस लड़की की समझ में अभी तक नहीं था। सुख दुख शब्दों की जो परिभाषा है वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन उसे सिर्फ ये मालूम था कि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसे विवाह के केवल सुंदर पक्ष और उसे विवाह के केवल सुरीले और सुंदर पक्ष का पता था। वह सिर्फ अभी तक काल्पनिक सुखों में उस लड़की ने अपना जो जीवन व्यतीत किया था, उस लड़की ने अपना जीवन अभी तक काल्पनिक सुखों में ही व्यतीत किया था। रियल हकीकत के जो सुख दुख होते हैं उनमें अभी तक उसने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया था। ये कहने का अर्थ है। अब जो काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में कैवर्ण की आवृत्ति तो है ही, तो अनुप्रास अलंकार है, अविधा शब्द शक्ति है। अविधा शब्द शक्ति के साथ साथ कौन से ये गुण रस है, तरुण रस है, और मुख छंद का सुंदर प्रयोग है। तो इसमें कुछ इन पंक्तियों में कुछ के वो बनेंगे, जैसे प्रश्न बनेंगे, तो वो जानने की कोशिश करना, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। जैसे किसके दुख को, इन पंक्तियों में किसके दुख को प्रामाणिक बताया गया। इन पंक्तियों में कन्यादान करने वाली जो माँ है, उस माँ के दुख को प्रामाणिक बताया गया। किसके दुखों को प्रामाणिक बताया गया है इन पंक्तियों में? माँ के दुखों को प्रामाणिक बताया गया। आगे, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, से कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? ये इसका जानने की कोशिश करना कि लड़की विवाह के बारे में बहुत कम जानती थी, और वह उसके सुखों की थोड़ी बहुत कल्पना तो क्या करती थी, यानी कि विवाह के थोड़े बहुत विवाह से संबंधित जो सुख है उनकी कल्पना तो क्या करती थी, लेकिन उसे दुखों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि सुख दुख की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में उस लड़की को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था। आगे है तीसरा जो प्रश्न बनेगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी से अपने माँ जो होती है
वो अपनी बेटी के साथ अपने सुख दुखों को और बेटी के सुख दुखों को आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकती है। वो चाहे सुखों में अपना जीवन व्यतीत करे, चाहे दुखों में व्यतीत करे, वो हर प्रकार से जो बेटी है माँ की सहायता करती है सुख दुख में, और जो माँ है वो सुख दुख में अपनी बेटी की सहायता करती है। इसलिए जो माँ के लिए जो बेटी है वो क्या होती है, उसकी अंतिम पूंजी होती है। अगला जो इसमें सवाल है वो बनेगा, लड़की से लड़की के स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? लड़की के सयाने ना होने का तात्पर्य है कि उसे इस संसार के बारे में कोई समझ नहीं थी कि इस संसार के जो लोग हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो उनका व्यवहार कैसा है, वो स्वार्थी होते हैं या नहीं होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। कि इस तरह से वो जो लड़की है, वो लड़की इस संसार के लोगों से, इस दुनियादारी से अपरिचित थी। वो बिल्कुल भोली और सरल थी। ये अर्थ है। हाँ जी जितेंद्र सर, बच्चों को बोल